नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। तो आप देखेंगे आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आर्टिकल 16 अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल्स बताता है इक्वालिटी के। ये फंडामेंटल राइट के चैप्टर में भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। साथ ही साथ आपको इसका एक मेंशन प्रीएम्बल में भी दिख जाएगा। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल पे। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल सिक्का पे। विभिन्न माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म इक्वालिटी की। देखो, जैसे टर्म इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं वहां पे इस इक्वालिटी की चर्चा बार बार की जा रही थी। बार बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ये कह रहे थे इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसपे आने वाले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आप रखें। ये इक्वालिटी आपकी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक की नेचर की होनी चाहिए। साथ ही साथ ये इंश्योर करे कि जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव हो। इसी के चलते हमने प्रियम्बल लिखा। प्रियम्बल में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म डाली इक्वालिटी। इक्वालिटी में हमने ये बताया कि कैसे ये इक्वालिटी मासेस तक पहुंचानी है। ये इक्वालिटी सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ कंट्री में जो मास इनइक्वालिटी है, जो कास्ट सिस्टम है, वो भी इरेडिकेट होनी चाहिए। अगर आप बात करें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की तो बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने ये कहा कि इक्वालिटी एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे बदला नहीं जा सकता। इसी के चलते आपने देखा पूरा इक्वालिटी का जो चैप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहले ही लिख चुकी थी और उसमें आर्टिकल 15 और 16 को एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई है। अगर आप बात करें आर्टिकल 14 की, जो बात करता है इक्वालिटी के बेसिक प्रिंसिपल की, ऑब्जेक्टिव की, उसी बेसिक प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव को आर्टिकल 15 और 16 के थ्रू अचीव किया जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की स्पेसिफिकली तो आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर आप बात करें कि ऐसी इक्वालिटी जहां पे अगर कंट्री में ओवरऑल मास पावर्टी है, कंट्री में ओवरऑल मास इनइक्वालिटी है, तो एम्प्लॉयमेंट देके उन वर्गों को, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें आप एक बेसिक फंडामेंटल राइट इक्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में देके फॉरवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड ला सकते हैं, या फिर उन्हें एक मुख्य डेवलपमेंटल पैराडाइम में ला सकते हैं, मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 16 में अंबेडकर ने बहुत ही कैटेगोरिकली कुछ चीजें मेंशन की। सबसे पहली चीज मेंशन की गई थी कि इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की, यानी ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हर वर्ग को मिलनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी जो है जॉब्स के लिए मिलनी चाहिए। ये क्वालिटी जो है कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मिलनी चाहिए। ये रिलेशनशिप ऑफ वर्क प्लेस में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने रिजर्वेशन दे के एम्प्लॉयमेंट दे दिया लेकिन उसके बाद उस पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आप इंश्योर करो कि वर्क प्लेस में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। आप इंश्योर करो प्रमोशन में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। आप इंश्योर करो कि जब तक वो पर्सन रिटायर ना हो जाए उसके साथ इक्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस में, करियर डेवलपमेंट में। तो इक्वालिटी को एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल बना के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और साथ ही साथ आर्टिकल 16 में हमने इंश्योर किया कि ये इक्वालिटी जो है ये एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी क्रिएट की जा सकती है। तो देखेंगे आर्टिकल 16 स्पेसिफिकली क्या कहता है। अगर हम आर्टिकल 16 की बेयर रीडिंग करें, सबसे पहला आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। तो याद रखना आर्टिकल 16 भी सिर्फ सिटीजन्स को दिया जाता है। किस कॉन्टेक्स्ट में? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट। तो याद रखने वाली बात है, ये बात करता है एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट, यानी आर्टिकल 16 अप्लाई होता है पब्लिक ऑफिसेस पे, ये प्राइवेट ऑफिसेस पे अप्लाई नहीं होता। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स नए नए लॉज लेके आती है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट भी लेके आई थी कि लोकल फैक्ट्रीज में, लोकल ऑफिसेज में 50%, 70% जो एम्प्लॉयज हैं वो हरियाणा डोमिसाइल के होने चाहिए। तो ये प्राइवेट प्लेस में किया जा सकता है। ये डिस्क्रिमिनेशन आप प्राइवेट ऑफिसेस में कर सकते हो क्योंकि आर्टिकल 16 सिर्फ डील करता है पब्लिक ऑफिसेस से। सबसे पहली चीज है सिर्फ सरकारी नौकरियों से, सरकारी ऑफिस से। साथ ही साथ 16 क्लॉज 2 लिखता है कि किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।
आर्टिकल 15 में हमने देखा था 5 ग्राउंड्स पे, आर्टिकल 16 में हम देखेंगे 7 ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कैसे डिसेंट और रेसिडेंस जो है, ये दो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें 16 क्लॉज 3 की, तो यहां क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के लॉज ला सकती है, यानी वो रिजर्वेशन की पॉलिसीज ला सकती है जिससे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले बैकवर्ड क्लासेस को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले अदर कैटेगरीज को जो एससी और एसटी हैं जिन्हें नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि सरकार जो है वो प्रमोशन में रिजर्वेशन ला सकती है, वो अदरवाइज हर तरह से रिजर्वेशन को इंश्योर कर सकती है जिससे बैकवर्ड क्लासेस को एक मौका मिले। अब एक अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 16 में, ये अमेंडमेंट आया 77th अमेंडमेंट 1995। इसमें प्रमोशन के मैटर्स में भी रिजर्वेशन की बात की गई। काफी लंबे समय से एक डिमांड चलती आ रही थी कि हम रिजर्वेशन के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट तो दे देते हैं, लेकिन एक बार अगर किसी पिछड़े वर्ग से कोई पर्सन है, कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ कैटेगरी का पर्सन है, उसको एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाती है रिजर्वेशन से, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो पाता, करियर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार वो सर्विस में आ जाता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए पार्लियामेंट को 77th अमेंडमेंट लाना पड़ा और इस 77th अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का कॉन्सेप्ट रखा गया, ये एक दूसरी वीडियो का विषय है, इसको वहां डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के थ्रू एक पर्सन को आप प्रमोट कर सकते हैं, और कौन वो पर्सन होगा, वो होगा किसी सोशली एजुकेशनली ग्रुप से रिलेटेड। यानी बात ये आ जाती है कि ना सिर्फ आपने रिजर्वेशन के थ्रू जॉब दे दी, आपको रिजर्वेशन के थ्रू यहाँ पे प्रमोशन भी मिलेगा। ये आर्टिकल 16(4)(a) का सिनारियो है। अब इसी के साथ एक और चीज डाली गई 16(4)(b). 16(4)(b) जो है वो 81st अमेंडमेंट से डाला गया, जिसने ये कहा कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी की सीट्स इस बार नहीं भर पाते, लेट अस से यूपीएससी ने एक पोस्ट निकाली, अब यूपीएससी ने उस पोस्ट के लिए 15-20 पोस्ट निकाली हैं और उसके लिए एग्जाम लिया। अब उसमें 3 सीट्स जो हैं वो ओबीसी की वेकेंट रह जाती हैं, वो यूपीएससी इस साल फिल नहीं कर पाती। तो यूजुअली पहले उन सीट्स को जनरल कैटेगरी को दे दिया जाता था। यहाँ पे कोर्ट आगे आया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, और पार्लियामेंट ने भी इसको इंश्योर किया थ्रू 81st अमेंडमेंट 2000 कि जो लेफ्ट ओवर सीट्स होंगी, जो सीट्स इस बार फिल नहीं हो पाएंगी और वो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं, तो उनको आप कैरी फॉरवर्ड रूल के साथ नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दो। तो नेक्स्ट ईयर 3 ओबीसी की सीट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। यही जो ओबीसी की सीट्स इस बार अनफिल्ड रह गई हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड रूल से आगे ले जाया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 16 के थ्रू ये इंश्योर किया गया कि जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, ये हर जॉब के हर पैराडाइम पे, हर एस्पेक्ट पे लोगों को बेनिफिट देता रहे। और वो लोग कौन होंगे? वो होंगे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए, अगर हम बात करें, इसको फिर से एक समराइज करें आर्टिकल 16 को, तो आर्टिकल 16 इनिशियल अपॉइंटमेंट्स तो कवर करता ही करता है, प्रमोशन भी कवर करता है, एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स को भी कवर करता है, ग्रेच्युटी, पेंशन, रिटायरमेंट जैसे फैक्टर्स को भी कवर करता है। मतलब बात यह हो जाती है कि अगर कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड पर्सन इक्वालिटी को इंश्योर करना चाहता है अपने लिए, तो आर्टिकल 16 उसको फ्रॉम द डे ही ज्वाइंस ऑफिस और जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, आर्टिकल 16 उसको हर तरह का एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन आप याद रखिएगा, पब्लिक ऑफिसेज में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में, पब्लिक ऑफिसेज में आर्टिकल 16 अप्लाई होता है। साथ ही साथ अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे इक्वल वर्क, वो भी 16(1) से डिराइव होता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी को अनइक्वल पे दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी को अनइक्वल पे दे रहे हैं और वो पिछड़ा वर्ग है, किसी और कैटेगरी का पर्सन है, किसी बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इंश्योर करिए कि आप एक क्लास ऑफ एम्प्लॉय को जो सिमिलर पोस्ट पे हैं, उन सबको सेम सैलरीज देंगे। साथ ही साथ एक केस आता है एम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें कोर्ट ने यह कहा था कि वीकेस्ट ऑफ द वीक जो हैं वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो
तो इसलिए पहली बार कहा गया था कि आप यहाँ से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं रिजर्वेशन का, उनको आप बाहर कर सकते हैं और उसी कैटेगरी के बाकी लोगों को आप बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये एक चीज पहली बार जो क्रीमी लेयर का है वो एम थॉमस केस में रखा गया था, उसको बाद में इंदिरा साहनी केस में एक्सपैंड किया गया। इंदिरा साहनी पे आपके लिए एक वीडियो और आएगी, आप उसको डिटेल में देखिएगा कि क्या हुआ था एक्चुअली इंदिरा साहनी में। तो अब हम लास्ट में बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 15 और 16 के बीच का डिफरेंस। 15 में जो रिजर्वेशन मिलता है, जो बेनिफिट्स मिलते हैं इक्वालिटी के, वो अदर देन एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, ठीक है, वो एजुकेशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 16 स्पेसिफिकली सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 15 और 16 दोनों ही सिटीजन्स के लिए हैं बस। लेकिन अगर आप देखेंगे 16 में दो ऐसे और फैक्टर्स हैं जिसपे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वो है डिसेंट और रेसिडेंस। रिलीजन पे नो डिस्क्रिमिनेशन, रेस पे नो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है, लेट अस से आप रहने वाले यूपी के हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी जॉब लग जाती है, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये नहीं कह सकती कि हम यूपी के रेजिडेंट को नौकरी नहीं देंगे। तो इस तरह से आप पूरी कंट्री में कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करना है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल ठीक है करो, आपको क्लास 8th तक लैंग्वेज कन्नड़ आनी चाहिए, आपने पढ़ी होनी चाहिए। देखो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जो स्टेट का काम होता है, कार्यभार होता है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में किया जाता है। तो इसके लिए कोर्ट ने भी कहा है कि लैंग्वेज अगर अपनी इंश्योर की जाती है, अगर कर्नाटका गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे यहाँ जॉब करने वाले को कन्नड़ आनी चाहिए, तो लैंग्वेज के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो नेसेसरी कंपोनेंट है जॉब करने का। अगर आपको वो लैंग्वेज लोकल आएगी नहीं तो आप लोकल लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज को बैरियर या डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना गया। ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज के आधार पे आपको रोका जा सकता है कि आपको तो लैंग्वेज आती नहीं है, आप जाओ क्लास 8th का सर्टिफिकेट ले आओ कन्नड़ लैंग्वेज का, हम आपको जॉब दे देंगे। अदरवाइज बात आती है रेसिडेंस की, कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से ताल्लुक रखते हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में। आइडिया बस यही है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको आर्टिकल 16 के प्रोविजन से वहां पे जॉब मिल जाएगी। यूपीएससी आईएएस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज आ गए हैं, ये 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं, वेब के थ्रू परचेज कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह की और सीरीज में मैं वीडियोस लाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।